हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.2 बेटा मैंने स्टार्ट की थी। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर दूंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी आपको पता है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी है बेटा, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, पहले तो आप इससे लीनियर इक्वेशंस बनाओगे, ठीक है, इन प्रॉब्लम से, और उसके बाद उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दी है बेटा, यहाँ बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई दो नंबर हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंस जो है, यानी कि अगर हम एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो उसका डिफरेंस जो है वो कितना निकलता है, 26 निकलता है। और ये भी बोला है, क्या रिलेशनशिप बोला है, और एक रिलेशनशिप ये बोला है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। आपको दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसलिए हम क्या करेंगे, जो नंबर्स को एज्यूम करेंगे वो दो डिफरेंट वेरिएबल में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी मैं यहाँ पर लिख दूंगी लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड लेट द सेकेंड नंबर बी वाई। मैंने यहाँ पर मान लिया पहला नंबर मेरा एक्स है और दूसरा नंबर मेरा वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग, टी स्टैंड्स फॉर टू एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, यानी ये जो दो नंबर मैंने माने हैं ना, इनका डिफरेंस जो है, यानी कि अगर मैं एक्स में से वाई को डिडक्ट कर देती हूँ तो वो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया कि एक नंबर जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि अगर मैं x और y को इक्वल रखती हूँ तो x जो है, जो पहला नंबर है, वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो बेटा देखो यहाँ पर x तो ऑलरेडी इसका y का 3 टाइम्स है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन पुट कर रही हूँ और अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स किसका करना पड़ेगा, y का। आप समझे मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये चीज बोली है कि पहले तो ये बोला है कि दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है, वो मैंने ले लिया, दो नंबर को एज्यूम कर लिया x और y, उनका डिफरेंस ले लिया x माइनस वाई इज 26, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा सेंटेंस उन्होंने बोला वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, जो एक नंबर यानी पहला नंबर जो है, एक नंबर जो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। तो हमने दो नंबर कौन से लिए, एक्स और वाई, तो मैंने उसको इक्वल टू के साइन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पुट कर दिया, ठीक है। इधर एक्स लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वाई लिख दिया। अब ये जो एक्स है ये वाई का 3 टाइम्स है, यानी कि ऑलरेडी इसका तिगुना है। तो इक्वल टू का साइन इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ की जो कंडीशंस है, जो भी हमारे कंडीशंस है, उनको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। तो अगर ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है तो इसको वाई को एक्स के इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स मुझे किसका करना पड़ेगा, वाई का करना पड़ेगा। तो इसको मैं आप नाम दे दूंगी इक्वेशन नंबर 2। अब बस हमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज करना है और एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर तो देखो बेटा सिंपल सी चीज है, यहाँ तो ऑलरेडी एक्स की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है, 3y। तो मैं इस वैल्यू को क्या करती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 3y इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ठीक है बेटा। इक्वेशन को मैं EQ करके लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ठीक है जी। तो x की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर 3y लिख रही हूँ, माइनस यहाँ पर y है इक्वल्स टू 26। अब बेटा देखो ये y है, ये भी y वाली टर्म है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। तो प्लस माइनस हमें क्या पता है, माइनस होता है। तो 3 में से 1 माइनस होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y वेरिएबल है तो एज इट इज उतर जाएगा। साइन बड़े नंबर का आता है बिकॉज सिंस 3 इज ग्रेटर देन 1 और 3 क्या प्लस का साइन है तो प्लस का ये 2y आएगा इज इक्वल्स टू 26। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो y है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की, तो इसको बाकी सब चीजों से अलग कर लेते हैं टर्म से, ठीक है। 2y एक टर्म है, 26 एक टर्म है, लेकिन 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में दिया तो राइट हैंड साइड में 26 एज इट इज रहेगा। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैंसिल कर दो, 3 जा 6, मैंने इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकाली 3। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट करके आप x की वैल्यू निकाल लो। सपोज करो मैं सेकंड में पुट कर देती हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 3y। ये तो और सिंपल है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर रहने देंगे, 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू कितनी निकली है, 30 निकली है। मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई बाय y है इसका मतलब है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 जा 39 होता है, हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो x का आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 39 आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पर लिख दूंगी मैं आंसर। यही निकालना था ना हमें नंबर्स निकालने थे, तो आप इस तरीके से भी लिख कर दिखा देना। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज 39 एंड द सेकंड नंबर इज 13। ठीक है, इस तरीके से बेटा लिख देना। मैंने यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू लिखकर, या मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ यहाँ पर। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर क्या था, एक्स माना था, 39 आ गया, एंड सेकंड नंबर इज कितना आ गया 13। अब इसको आप वैसे भी देख लो, देखो फर्स्ट नंबर जो है मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स था, तो 13 का 3 टाइम्स कितना होता है, 39 आता है। ठीक है, हमने एकदम सही सोल्व किया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाता है बेटा। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान दो। यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यहाँ पर बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर 2 सप्लीमेंट्री एंगल है तो उन दोनों का समय पता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक चीज तो ये होती है। इसका मतलब ये होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स को जब कंबाइंड किया जाता है तो स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। ठीक है जी, एक चीज तो ये होती है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो बड़े वाला एंगल है, मतलब कोई सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें एक एंगल बड़ा है, एक उससे छोटा है। जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा बड़ा है, तो फाइंड देम, उनको निकालना है आपको। वो 2 सप्लीमेंट्री एंगल निकाल कर यहाँ पर दिखाने हैं। एक एंगल दूसरे एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जर और स्मॉलर एंगल की बात हुई है बेटा। तो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल को हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, लेट द लार्जर angle be x and let the smaller एंगल बी वाई। ठीक है, मैंने एक्स और वाई मान लिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब इसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाना है। हमें क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, हमें ये बोल रहे हैं कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल को क्या एज्यूम किया एक्स, ये स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है। ठीक है, एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ देती हूँ। द लार्जर एंगल ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी कि जो बड़ा एंगल है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें तो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, एक्सीड करता है मतलब बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये वाला बड़ा एंगल है जिसको मैंने एक्स माना है, ये छोटे एंगल से छोटे एंगल को वाई माना है, ये कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारी क्या बन गई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, उसके बाद हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें 2 इक्वेशंस बनानी बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के बताया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इसका मतलब क्या, हमें 2 एंगल क्या माने हैं, स्मॉलर और लार्जर, एक्स और वाई, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे डिग्री मत लगाना, इक्वल्स टू 180 लिख देना। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेकर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो जो छोटा इक्वेशन है वो वाली ले लेती हूँ, फर्स्ट ले लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो मैं इसमें x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 18 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, y माइनस में है, इधर जाके प्लस में चला जाएगा। तो ये मैं इसको नाम दे देती हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगी, इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट कर सकती हूँ, या फर्स्ट में पुट कर सकती हूँ, सेकंड में कर सकती हूँ। चलो एक काम करती हूँ, मैं सेकंड में पुट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट, या फर्स्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन, फर्स्ट में ही पुट कर देती हूँ, चलो या सेकंड में कर देती हूँ, इन सेकंड इक्वेशन। आप जिसमें मर्जी कर लेना बेटा, फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो, आपकी मर्जी, आंसर एक जैसा आएगा। मैं सेकंड इक्वेशन ले रही हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट ली थी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमारी सेकंड इक्वेशन है। डिग्री नहीं, सॉरी, वो मैं डिग्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, x की जगह मैं क्या पुट करूंगी, 18 प्लस वाई। ठीक है, और प्लस वाई यहाँ पर ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 180। अब बेटा देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, y प्लस वाई क्या होगा, इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 1 है, तो 1 1 और 1 कोफिशिएंट है, प्लस में है तो 2y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 18 है, इज इक्वल टू 180 है। अब हम क्या कर सकते हैं, y वाली टर्म को अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2y एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 180 एज इट इज रहेगा। ये 18 यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है जी, तो 2y इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन आता है बड़े नंबर का। तो 180 में से 18 को माइनस करोगे कितना आएगा, आएगा 162। ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो अब y के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। ये मैं आपको यहीं पर निकाल कर दिखा देती हूँ, एक स्केल से लाइन खींचकर। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, अब हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y क्योंकि y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ पर y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 162 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 81, y की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, इसमें भी पुट कर सकते हो, थर्ड में, फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में, मैं थर्ड में पुट कर देती हूँ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट y इज इक्वल्स टू 81 इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पुट y इज इक्वल्स टू 81 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई लिख दिए। यहाँ पर मैं लिखा है x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगी, 81 पुट करूंगी। ठीक है जी, तो इन दोनों को सोल्व कर लूंगी। क्या आएगा बेटा, 81 और 18 को प्लस करोगे तो 81 और 18 को प्लस करके क्या आएगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 99। अब मैंने यहाँ पर क्या माना था, 2 एंगल्स निकालने थे ना, बड़ा एंगल और छोटा एंगल, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर, यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ स्केल से और यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देती हूँ देयरफॉर द लार्जर और स्मॉलर एंगल था तो वही लिख कर दिखाएंगे, देयरफॉर द लार्जर एंगल is equals to 99 and the smaller angle is equals to कितना, तो हमारा बड़ा एंगल यहाँ पर निकल गया 99 और हमारा छोटा एंगल कितना निकल गया, 81 निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों एंगल निकाल लिए। बड़े एंगल को मैंने x माना था, x की वैल्यू 99 आई है, और छोटे एंगल को y माना था, y की वैल्यू हमारी 81 आई है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यहाँ पर बोल रहे हैं कोई कोच है क्रिकेट टीम का, ठीक है, वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है। जब ये 7 बैट और 6 बॉल्स खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, 3800 में खरीद रहा है। उसके बाद वो क्या करती है, जो कोच है वो गर्ल है, शी लगा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद क्या करती है, वो 3 बैट्स खरीदती है और 5 बॉल्स खरीदती है, तो इनकी कॉस्ट कितनी उसको देनी पड़ती है, 1750। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, आपको हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बेटा हमें इसमें कंबाइंड कॉस्ट दी है, बैट और बॉल की कंबाइंड कॉस्ट दी है, जिसमें बैट नंबर ऑफ बैट्स डिफरेंट है और नंबर ऑफ बॉल्स डिफरेंट है, उनकी कंबाइंड कॉस्ट दी है। हमें क्या करना है, इंडिविजुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हर एक बैट और हर एक बॉल की। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, हमें जो भी चीज फाइंड आउट करनी होती है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ईच बैट एंड ईच बॉल की, तो मैं यहाँ पर इसी को एज्यूम कर लेती हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। जो वर्डिंग दी है मैं वहीं पे लिख रही हूँ, कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। ईच बैट इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, क्योंकि कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने इसको एक्स में लिख दिया यहाँ पर। एंड द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू रुपी वाई, या बी वर्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमें ध्यान से स्टेटमेंट से पढ़नी होगी। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। अब देखो बैट्स को हमने, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज, एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, अगर 7 बैट खरीदते हैं प्लस बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है वाई, तो कितनी बॉल्स खरीदी गई है यहाँ पर, 6 बॉल्स, यानी कि 7 बैट। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या दिया है, हमें ये चीज बोली है ना, तो कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और इनकी कॉस्ट कितनी है, इक्वल टू रुपीज 3800। यहाँ इक्वेशंस बना रहे हैं हम, इक्वेशन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रुपीज लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से बोला है लेटर, बाद में, शी बाय 3 बैट्स, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज, कितने बैट खरीदे गए हैं, 3, तो अगर एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है, 3 बैट की कितनी होगी, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो आप मार्केट में जाते हो, आप एक चॉकलेट खरीदते हो जिसकी कॉस्ट 20 रुपीज है, तो आप 3 चॉकलेट्स खरीदोगे, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 60। कैसे निकाले, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करके। उसी तरीके से अगर एक बैट की कॉस्ट यहाँ पर एक्स रुपीज है और 7 बैट की कितनी होगी, 7 से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक बॉल की कॉस्ट यहाँ पर वाई रुपीज है, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी निकलेगी, 6 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सेम, इसी तरीके से यहाँ पर अगर एक बैट की कॉस्ट 3 रुपीज एक्स रुपीज है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और उसके बाद क्या बोला, 5 बॉल्स, अगर एक बॉल की कॉस्ट 5 वाई रुपीज है, तो 5 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय वाई। इन दोनों की, अब इन दोनों की कॉस्ट को अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 1750। ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। ठीक है बेटा, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना आपको समझ आ गया होगा अभी तक। ठीक है जी, अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर क्या दिया है, 7x + 6y = 3800, यही दिया है। इससे मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x की वैल्यू क्या निकलेगी, x वाले टर्म को पहले मैं सेपरेट कर लेती हूँ। यहाँ पे 7x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 3800 एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बेटा ये वाली टर्म है, x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो मैं x वाली टर्म को सेपरेट कर रही हूँ, तो अनदर टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसको राइट हैंड साइड में लेकर जा रही हूँ। ठीक है, तो 3800 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 6y इधर जाके माइनस का 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को उसकी जगह पर एज इट इज रहने दूंगी। राइट हैंड साइड में जो भी चीज दी है वो एज इट इज रहेगी बेटा, और डिवाइड में, ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये, इसको मैं नाम दे दूंगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगी थर्ड इक्वेशन। अब उसके बाद मुझे क्या करना होता है बेटा, मैं इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगी, तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पुट x = 3800 - 6y / 7 इन सेकेंड इक्वेशन। इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूं मैं, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 3x + 5y = 1750। ठीक है जी, यही है सेकेंड इक्वेशन। तो 3 की जगह 3 रहेगा, x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या है, 3800 - 6y / 7। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 5y है, इक्वल्स टू 1750। ये इक्वेशन हमारी बेटा, ये मैंने लिख दी। अब मैं इसको सेकंड पेज में एक बार उतार देती हूँ बेटा, फिर मैं आपको समझाती हूँ। 1 मिनट पॉज करके इसको मैं इस इक्वेशन को सेकंड पेज पे उतार रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब देखिए बेटा, मैंने इसको सेकंड शीट पे उतार दिया है, यहाँ पे समझाने में मुझे फिर आसानी रहेगी। ठीक है, आप भी समझ पाओगे इजीली। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में दिया है, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 है। देखो या तो ये कैंसिल हो जाता, 3 और 7 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, दोनों ऑड नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, अगर कोई भी एक नंबर इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आपको पता है, मल्टीप्लाई है। इसका मतलब 3 यहाँ पर 3800 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 यहाँ पर -6y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 3 को 2 टाइम्स 0 से करेंगे, 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 को 8 से करेंगे, 3 8 24 होता है, कैरी किया 2, 3 3 9, 9 + 2 कितना होता है 11, तो 11,400 आ गया। ये प्लस का 3 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 6 कितना होता है 18 होता है। वाई है साथ में तो वाई उतर जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा। ठीक है जी, +5y = 1750।
अब देखो, अब हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वाई वाली टर्म है, इसमें भी बेटा एक वाई की टर्म आ रही है, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है जो कि इन दो टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। तो क्योंकि ये यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू टेक द एलसीएम, ठीक है। तो उसके लिए एलसीएम क्या आएगा, 1 और 7 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 1 और 7 का एलसीएम तो 7 ही आएगा। अब देखो ये पूरा एक ही टर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7, ये 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 को 7 से डिवाइड करोगे, किस पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, तो 1 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11,400 माइनस 18y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन उतरेगा, ठीक है बेटा। फिर 1 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 पर जा रहा है, तो 7 जो है इसके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या है 5y इज इक्वल टू 1750 है, वो उतार दिया। अब उसके बाद 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा आ जाएगा 11,400 माइनस 18y, ठीक है, प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35 और y साथ में उतर जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1750, ठीक है जी। इतना हमने सोल्व कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम ये कर सकते हैं, 11,400 तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये माइनस का 18y है, प्लस का 35y है, तो बेसिकली y वाली टर्म है, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, ठीक है। तो बड़ा नंबर है 35 है, तो प्लस का साइन आएगा, और 35 में से 18 को माइनस करोगे तो 17 आएगा, और y साथ में y उतर जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ 1750 है बेटा। देखो ये 7 जो डिवाइड में है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है जी। अब 11,400 प्लस 17y मैंने लिख दिया। देखो मल्टीप्लाई में कैसे किया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरी ये टर्म आ जाएगी, और 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, ठीक है जी। फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 से 35 होता है, कैरी गया 3, 7 7 से 49 होता है, 49 में 3 प्लस करोगे कितना आएगा, 52 आएगा, कैरी गया 5, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, और 7 में 5 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12,250 आ गया। यहाँ पर 17y वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 12,250 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ठीक है बेटा। ये 11,400 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11,400। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। देखो ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, माइनस आप कर सकते हो। देखो 0 में से 0 गया, यहाँ पर 0 आ गया, 5 में से 0 गया, यहाँ पर 5 आ गया, ये 12 बन जाएगा, कैरी लेगा, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 1 बजाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 850 आ गया। कितना आ गया बेटा, आप देख सकते हैं 850 आ गया, ठीक है जी। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं बेटा। अब क्या होगा, ये जो y के साथ जो है 17 जो है मल्टीप्लाई में है, तो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y को उसकी जगह पर एज इट इज रहने देंगे, इक्वल्स टू 850, और 17 क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब ये कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है बेटा, 17 1 जा 17, और 17 5 जा 85 होता है, आपको मालूम होगा, और 1 0 तो वो लग गया, यानी कि y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 50। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, x की वैल्यू को निकालने के लिए, या तो फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में कर लो, या मैं डायरेक्ट थर्ड में पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट y, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट y इज इक्वल टू 50 इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है बेटा, थर्ड इक्वेशन हमारी यहाँ पर है x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, y की वैल्यू को पुट कर रही हूँ, तो कर देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 3,800 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस 6 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 50 जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर चला जाएगा, y की जगह पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7। x कितना हो जाएगा, 3,800 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 30, 6 5 से 30, 1 0 वो लग गया, डिवाइडेड बाय 7। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो यहाँ पर 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा, और एक 3 है उतर गया, डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 2 0, यानी कि हमारी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 500 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 500, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आ रही है बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब बस हमें स्टेटमेंट लिखकर दिखानी है, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, हमें क्या निकालना था, हर एक बैट और हर एक बॉल की कीमत, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट
इज इक्वल्स टू रुपी, बैट को क्या माना था एक्स, तो 500 रुपीज का एक बैट है, एंड दी कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू कॉस्ट, बॉल की कितनी निकल गई बेटा 50, मतलब बैट तो 500 रुपीज का और बॉल कितने की है 50 रुपीज की है। तो यहाँ पर हमने हर एक बैट और हर एक बॉल की यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट कर दी। स्टेटमेंट आप लिख कर जरूर दिखाना, ठीक है। तो इसके साथ इसका थर्ड पार्ट खत्म होता है। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पर बोल रहे हैं द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? देखो बेटा, एक टैक्सी है, ठीक है, जो कि एक सिटी में मूव करती है, चलती है, ठीक है। तो वो क्या, उसके अंदर क्या करता है वो ड्राइवर, उसने क्या बोला हुआ है कि मैं अपनी टैक्सी में, आप ट्रैवल अगर करोगे मेरी टैक्सी के अंदर, तो मैं एक फिक्स चार्ज तो लूंगा ही लूंगा। आप बेशक जितना भी डिस्टेंस कवर अप करो, लेकिन एक फिक्स चार्ज है जो आपको पे करना ही करना है, ठीक है। इन एनी कंडीशन, इन एनी सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू पे द फिक्स चार्ज अलोंग विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसके अलावा जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे ना, फिक्स चार्ज के अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से उसका भी आपको पे करना पड़ेगा चार्ज, ठीक है। तो सपोज करो अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करते हो तो आप देते हो 105 रुपीज, और अगर आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करते हो तो टैक्सी ड्राइवर को आप 155 रुपीज देते हो। तो आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितनी है और चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब उस बंदे की, जो भी टैक्सी ड्राइवर है उसकी टैक्सी में अगर कोई भी इंसान, कोई भी सपोज आप ट्रैवल करते हो, तो आप अगर 25 किलोमीटर की जर्नी तय करते हो, जर्नी को कवर अप करते हो, डिस्टेंस को कवर अप करते हो, तो आपको कितना उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? कोई एक सिटी है, सपोज आप दिल्ली के अंदर रहते हो, दिल्ली में कोई एक टैक्सी चल रही है, वो टैक्सी ड्राइवर ने क्या कंडीशन रखी हुई है, उसने कंडीशन रखी है कि अगर आप मेरी टैक्सी में ट्रैवल करोगे तो एक फिक्स चार्ज है वो आपको पे करना ही करना है, बेशक आप जितना मर्जी डिस्टेंस कवर अप करो। उसके अलावा, उस फिक्स चार्ज के अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज पे करना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज उसने कितना रखा हुआ है कि वो जितना लेगा ही लेगा, ठीक है। और अगर आप उसकी टैक्सी में बैठ गए ना, वो चार्ज तो आपको पे करना ही करना है। उसके अलावा पर किलोमीटर आप उसको कितना पे करोगे। और अगर आप उसकी दूसरा क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठकर डिस्टेंस कवर अप करते हो 25 किलोमीटर का, तो उसके लिए आप कितना पे करोगे, ठीक है। तो बात की बात है, पहले हमें जो चीज निकालनी है वो पहले अज्यूम करेंगे। हमें पहले यहाँ पर क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। मैंने आपको बोला जो चीज हमें निकालनी होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेट द फिक्स चार्ज फिक्स चार्जेस मैंने मान लिया इज इक्वल टू ₹X, मतलब ये तो पे करना ही करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के लिए सपोज करो आप पे करते हो ₹Y, ठीक है। अब ये तो हमने अज्यूम कर लिया जो चीज हमें निकालनी थी। अब जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठकर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पे करते हो तो आपने कितने पैसे दिए, 110 रुपीज दिए। अब इस चीज को ध्यान से समझना, आप उसकी टैक्सी में बैठे और आपने कितना डिस्टेंस पे कवर अप किया 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर के लिए आपने 105 रुपीज दिया। उसने आपको बोला था फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही करना है, यानी ₹X तो आपको पे करने ही करने हैं। उसके अलावा आप जितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करोगे उसके हिसाब से चार्ज करना है, ठीक है। तो आप अगर सपोज 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो उसके लिए ₹Y पे करते हो, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पे कवर करोगे तो उसके लिए कितने पैसे पे करोगे, 10Y, ठीक है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, देखो मैं आपको ये चीज कह रही हूँ कि आपको फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है। फिक्स चार्ज कितना हमने एज्यूम किया है, X रुपीज माना है, ठीक है। ये तो पे करना ही करना है। उसके अलावा उसने एक कंडीशन रखी थी कि फिक्स चार्ज पे करने के अलावा आप जितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप करोगे ना उसके हिसाब से भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करते हो तो आपको ₹Y पे करना है। तो अगर आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो कितना पे करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय Y। अब जब आपने ये दोनों चार्ज पे किए तो आपने टोटल उसको कितना पे किया, 105 रुपी।
फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को जब आपने कवर किया उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठकर, तो आपने उस टैक्सी ड्राइवर को कितना चार्ज दिया? 105 रुपीज दिए। ठीक है, इसी तरीके से फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है दूसरी कंडीशन में भी, जब आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हो। जब 15, अब 1 किलोमीटर के लिए आप कितना पे कर रहे हो? वाई रुपी पे कर रहे हो। ठीक है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करोगे? 15 वाई। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर के लिए आप वाई रुपी पे कर रहे हो तो 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करोगे? 15 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, ये तो हो गया आपका चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है, ये 1 किलोमीटर का, और क्योंकि 15 किलोमीटर है तो 15 वाई आपने पे किया। लेकिन कंडीशन क्या थी कि किलोमीटर के हिसाब से पे करना है, जैसे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेम उसी तरीके से सेकंड कंडीशन है कि आपको किलोमीटर के हिसाब से तो पे करना ही करना है, उसके अलावा फिक्स चार्ज भी पे करना है। तो फिक्स चार्ज तो X रुपीज है, वो आपको पे करना है। अब जब आपने उसकी टैक्सी में बैठकर 15 किलोमीटर की जर्नी कवर अप की, तो आपने उसको कितना पे किया? 155 रुपीज। ठीक है, यानी कि आपने जब आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो 10 किलोमीटर की पेमेंट की, प्लस में फिक्स चार्ज पे किया, इन दोनों को मिलाकर आपने उसको 105 रुपीज दिए। इसी तरीके से जब आपने उसके टैक्सी में बैठकर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप किया तो 15 वाई तो पे किया, प्लस में फिक्स चार्ज भी पे किया, इन दोनों को मिलाकर आपने उसको कितने पैसे पे किए? 155 रुपीज। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट कंडीशन, और इसको मैं नाम दे देती हूँ सेकंड कंडीशन। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आई। अब सेम क्वेश्चन बन गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ले लेती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी? एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो x अपनी जगह पर x रहेगा, एज इट इज रहेगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 105, और ये क्या है? ये टर्म यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो 10y यहाँ पर माइनस में चला गया, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू को क्या करूंगी? सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन सेकंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा हमारी? सेकेंड इक्वेशन हमारी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, x की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ? 105 माइनस 10y। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 15y है ही, इक्वल्स टू 155। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 105 माइनस 10y, बेशक आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लगा दिया। ठीक है, इक्वल्स टू, अभी मैंने सब चीजें सेम उतारी है एज इट इज। ठीक है, बस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, ये तो वाई वाली टर्म है, दोनों ही सोल्व हो सकती हैं। 105 को एज इट इज रहने देंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 15 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5y आएगा, y साथ में उतरेगा, और क्योंकि 15 बड़ा 10 से, इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, इक्वल्स टू 155 आ गया। अब यहाँ पर वाई वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर 5y एज इट इज रहेगा। ठीक है, 155 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 105 जो है प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है जी, तो 5y क्या आ गया बेटा? माइनस कर दो। 5 में से 5 गया, यहाँ पर 0 आ गया, 5 में से 0 गया, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, 50 आ गया। अब यहाँ पर क्या है बेटा? y के साथ जो है 5 मल्टीप्लाई में है, तो हमें तो y की वैल्यू निकालनी, तो y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 50 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में चला गया। अब इसको कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 1 5 और 1 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर को कितना चार्ज करता है? 10 रुपीज। अब हमने तो ये तो y की वैल्यू निकाली है, मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो। मैं थर्ड में कर देती हूँ क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पुट y इज इक्वल टू 10 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा हमारी? थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, पर चेक कर लेती हूँ। 105 माइनस 10y, ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पर x तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 105 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस 10 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी? 10, तो x क्या आ जाएगा? 105 माइनस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 100, यानी x कितना आ गया यहाँ पर? 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हमारा क्या निकल गया बेटा? हमारा जो फिक्स चार्ज है वो कितना निकल गया? 5 रुपीज, और हमारा चार्जेस पर किलोमीटर कितना निकल गया? 10 रुपीज। तो मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ, देयरफॉर फिक्स चार्जेस
बी ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, बी रुपी कितना निकल गया 10। ठीक है, ये तो हमने इसका हाफ पार्ट सोल्व कर लिया। अब हमें उसके बाद क्या सोल्व करना है बेटा, हमें ये चीज बोली थी कि अगर आप उस पर्सन में, मतलब वो जो भी टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, उसकी टैक्सी में अगर आप 25 किलोमीटर का डिस्टेंस 25 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, बात तो वही चीज हो गई। अगर मैं उसकी टैक्सी में 25 किलोमीटर बैठूंगी, मतलब वो तो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पे करना पड़ेगा मुझे। तो पर 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था, ₹Y। 1 किलोमीटर का मुझे उसको कितना देना है, ₹Y। तो 25 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये तो हो गया चार्ज पर किलोमीटर, प्लस उसके अलावा मुझे उसको फिक्स चार्ज तो भी देना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर उसकी टैक्सी में ट्रैवल करूंगी 25 किलोमीटर, तो मुझे उसको कितना पे करना पड़ेगा, 25Y तो पे करना पड़ेगा, प्लस में फिक्स चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो मैं इसको लिख देती हूँ पुट, इसको मैं यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10 इन फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, यहाँ पर 5 प्लस 25 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। y की जगह क्या पुट कर दूंगी, 10। इसको सोल्व कर लो बस। 5 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 250। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ₹255। ठीक है, ₹255। तो अब आपको स्टेटमेंट लिखकर दिखानी है। क्या लिखोगे, लिख देना। मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ बेटा, फिर आपको बता देती हूँ। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, मैंने लिख दिया है जो आपके बुक की लाइनें है वही लाइनें लिखी है। ठीक है, therefore a person have to pay ₹255 for traveling a distance of 25 किलोमीटर। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेटे यहाँ पर आपको जो ये वाला पार्ट है खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, तो फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 डिवाइडेड बाय 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 डिवाइडेड बाय 6। फाइंड द फ्रैक्शन। आपको यहाँ पर फ्रैक्शन निकालना है। बेसिकली यहाँ पर आपको बोला कोई फ्रैक्शन है वो 9 डिवाइडेड बाय 11 हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर दें। ठीक है, और अगर हम 3 ऐड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो कितना हो जाता है, 5 डिवाइडेड बाय 6। तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन किससे बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो पहले सबसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट दी। बेटा यहाँ पर मेरी इंक फैल गई थी तो मैंने यहाँ पर व्हाइटनर लगा के लिख दिया है। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने x और y अज्यूम कर लिया है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, आप बताओ मुझे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही होगा ना, इन्होंने बोला फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे बनता है, x डिवाइडेड बाय y करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ न्यूमरेटर। अब फ्रैक्शन कैसे बनता है, x डिवाइडेड बाय y करके। x क्या है यहाँ पर न्यूमरेटर और y क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर। अब ये बोल रहे हैं अगर हम न्यूमरेटर x है उसमें 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर जो y है उसमें 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9 डिवाइडेड बाय 11 हो जाता है। ठीक है, ये हमें पहली चीज दी है। ठीक है, ये हमें दी है फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फर्स्ट। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, यहाँ पर x क्या है हमारे न्यूमरेटर और y क्या है हमारा डिनोमिनेटर। अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें, यानी हम न्यूमरेटर में भी अगर 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी अगर हम 3 ऐड कर दें, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 5 डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है। इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमें ये चीज बोलिए बेटा, अगर हम फ्रैक्शन में हमारा फ्रैक्शन जो भी हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस फ्रैक्शन के, अब फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, तो डिफरेंट वेरिएबल लेकर मैंने x और y को अज्यूम कर लिया। x को मैंने न्यूमरेटर मान लिया और y को मैंने डिनोमिनेटर मान लिया। अब हमें कंडीशन ये दी है पहली कि एक फ्रैक्शन 9 डिवाइडेड बाय 11 हो जाता है अगर उस फ्रैक्शन के अंदर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड कर दे 2। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को मैंने यहाँ पर एक्स एज्यूम किया और डिनोमिनेटर को मैंने वाई एज्यूम किया। उन दोनों में अगर मैंने 2 ऐड कर लिया तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन गया, 9 डिवाइडेड बाय 11 बन गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमें ये दी है, कंडीशन दी है कि हमारा जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कैसे बनता है, मैंने अभी बहुत बार रिपीट कर दिया। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर को क्योंकि मैंने एक्स एज्यूम किया और डिनोमिनेटर को मैंने वाई एज्यूम किया, तो उसके अंदर उन दोनों में अगर मैं 3 ऐड कर देती हूँ तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 5 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको मैंने कंडीशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, मतलब कंडीशन है, इक्वेशन तो नहीं बनी, अब मैं इससे इक्वेशन फॉर्म करूंगी। ठीक है, तो इनको मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या करूंगी कि इक्वेशन बना लूंगी। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 11। इससे कैसे बन सकता है बेटा कोई भी इक्वेशन, देखो इसको मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 11 जो है x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 जो है वो y प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही मतलब निकलता है। अब आपको ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा, जब इस तरीके से बाहर मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ये बाहर जो भी टर्म है ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो 11 x से मल्टीप्लाई होगा 2 से, इसी तरीके से 9 y से मल्टीप्लाई होगा, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा। 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा, इक्वल्स टू 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y आ जाएगा, प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं बेटा, x और y वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं और अदर टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं x की वैल्यू निकालूंगी। पहले मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ मैं क्या चीज बोल रही हूँ, फिर उससे मैं आपको x की वैल्यू निकाल कर दिखा दूंगी। ठीक है, 11x और ये प्लस का 9y, इसको मैं इधर ले आई, इक्वल्स टू 18, ये प्लस का 22 है ना, इसको मैं इधर ले गई, माइनस का 22 हो गया। ठीक है, तो 11x माइनस 9y यहाँ पर क्या बन गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो ये कितना बन गया बेटा, -4 बन गया। ठीक है, क्योंकि 22 में से 18 को माइनस किया, क्या हो गया, 18 को जब माइनस किया तो 4 आया, और क्योंकि 22 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया। अब ये तो बन गई इक्वेशन, लेकिन हमें इक्वेशन से क्या बनाना है, हमें तो इक्वेशन से क्या बनाना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11x को उसकी जगह पर, देखो बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू आपको निकाल कर दिखा सकती थी, यहीं से निकाल कर दिखा सकती थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि इक्वेशन कैसे बनेगी इसलिए ये स्टेप किया है। ठीक है, बेसिकली हमें इससे x की वैल्यू निकालनी है, जैसा हम अभी तक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टेप किया को समझाने के लिए। अब मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो 11x x वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू -4, ये माइनस का 9y इधर जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा। ठीक है, तो अब x के साथ क्या है, 11 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई में है तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, -4 प्लस 9y यहाँ पर है और ये डिवाइड में चला गया। अब देखो हम पहली वाली टर्म ना जनरली प्लस में लिख देते हैं, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 9y को पहले लिख सकती हूँ, -4 को बाद में लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय 11 को गलत तो नहीं हो जाएगा अगर मैं ऐसे कर दूंगी, क्योंकि बेटा यहाँ -4 है प्लस 9y है, तो मैंने 9y को पहले लिख दिया और -4 को प्लस बाद में लिख दिया। ठीक है, और बाकी सब चीजें एकदम एज इट इज उतार दी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देती हूँ, क्योंकि इसी में मैं x की वैल्यू पुट कर, मतलब इसी से मैं x की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगी। ठीक है बेटा, सेकंड इक्वेशन को पीछे लिखकर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बेटा लिख दी है। ठीक है, ये जो सेकंड इक्वेशन थी मैंने लिख दी है। अब मैं इसको सोल्व करूंगी। ठीक है, सोल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करके दिखाई थी, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 जो है x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 जो है वो y प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तो 6x से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से 5 y से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, इक्वल्स टू 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y आएगा, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन बना देती हूँ, 6x एज इट इज रहने दूंगी, ये प्लस का 5y है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 15, और ये प्लस का 18 है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी कि मैंने वेरिएबल वाली टर्म को सेपरेट कर लिया और अदर न्यूमेरिकल डिजिट को जो टर्म्स थी उनको मैंने सेपरेट कर लिया। ठीक है जी, अब देखो 6x माइनस 5y को तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 18 में से 15 को माइनस करा 3 आ गया, 18 बड़ा माइनस का साइन है तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4th नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैंने जो x की वैल्यू निकाली थी ना,
मैंने जो देखो बेटा ये चीज तो हम करते ही थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी इस तरीके की कंडीशन थी इसलिए मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनाई है। इसकी भी इक्वेशन बनाई, इसकी भी इक्वेशन बनाई, इसकी इक्वेशन बनाकर मैंने उसमें एक्स की वैल्यू निकाल ली। हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू को अनदर किसी इक्वेशन के अंदर पुट करते थे, तो इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। जैसे मैं फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकालती थी उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करती थी, तो मैंने इससे इक्वेशन बना ली। अब मैं यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकाली है उसको मैं क्या करूंगी, सेकंड जो कंडीशन से इक्वेशन बनाई है उसमें पुट कर दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पुट एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी बेटा, पुट एक्स इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11 इन फोर्थ इक्वेशन। अब मैं बेटा इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करूंगी, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। एक्स की जगह पुट करना है तो 6 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11 और यहाँ -5y एज इट इज रहेगा इक्वल टू -3, ठीक है जी। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अब ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर भी जो 6 न्यूमिनेटर की टर्म न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, जो बाहर की टर्म है ब्रैकेट के ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, यानी 6 9 से मल्टीप्लाई होगा और 6 जो है -4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 9 54 होता है, वाई आ गया, ठीक है। और ये प्लस का 6 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 6 4 का कितना होता है 24 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 11 है, 1 11 से मल्टीप्लाई होगा 11 ही हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू -3। अब इसको मैं कैसे सोल्व कर सकती हूँ बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू टेक दी एलसीएम। तो एलसीएम लूंगी, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 11 और 1 का एलसीएम 11 आएगा, ठीक है। जब मैंने 11 एलसीएम ले लिया, अब एलसीएम लेके सोल्व करना होता है, 11 को 11 से डिवाइड करूंगी 1 पर जाएगा, यानी 1 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 54y माइनस 24 से, ठीक है। फिर यह माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, 1 से 11 को डिवाइड करूंगी, किस पर डिवाइड हो रहा है 11 पर, यानी 11 अब किससे मल्टीप्लाई होगा 1 के ऊपर के न्यूमिनेटर से, यानी 5y से इक्वल्स टू -3, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो पूरा बेटा 54y माइनस 24 डिवाइडेड बाय 11 ही आ जाएगा। डिवाइड मतलब 11 तो पूरे के नीचे आएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55y इज इक्वल टू -3, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लो। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, ये दोनों टर्म देखो y की है तो ये आपस में सोल्व हो सकती है। प्लस का 54y है, माइनस का 55y है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, -1y आएगा, उसको मैंने -y लिख दिया। 55 में से 54 माइनस होंगे 1y आएगा, और क्योंकि 55 बड़ा है माइनस का साइन आएगा, ठीक है। -24 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू -3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो बेटा 1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यही आ जाएगा, -y माइनस 24 इक्वल्स टू -3 जो है जब 11 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा -33। अब y की वैल्यू निकालनी, y वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, -y एज इट इज रहेगा या -33 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस का 24 है इधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, -y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका आता है, बड़े नंबर का आता है। तो 33 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे क्या आएगा, -9, क्योंकि यहाँ पे 33 में से 24 को माइनस करोगे 9 आएगा, और 33 बड़ा है इसका कि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई यहाँ पर बेटा, y की वैल्यू निकल गई 9। अब मैं यहाँ पर स्केल से एक लाइन खींचती हूँ और बाकी बचा हुआ पार्ट आपका यहाँ पर सोल्व कर दूंगी मैं, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आप कहाँ निकाल सकते हो, फोर्थ इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते हो या थर्ड इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो। तो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करके निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट y इज इक्वल टू 9 इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, थर्ड इक्वेशन में उतार लेती हूँ। थर्ड इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 9 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पर 81 में से आप 4 को माइनस कर दो, देखो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 आएगा, इसने इसको कैरी दिया, यहाँ पर देखो माइनस कर सकते हो, 7 बचा डिवाइडेड बाई 11, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, 11 1 11, 11 7 77, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7।
और यही हमें निकालना था, हमें फ्रैक्शन निकालना था बेटा, ठीक है। तो यानी कि न्यूमरेटर मैंने क्या माना था, देयरफॉर, पहले सबसे मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर न्यूमरेटर इक्वल्स टू 7, उसको x माना था, ठीक है, x की वैल्यू 7 निकली है। एंड डिनोमिनेटर को क्या माना था बेटा, y माना था, उसकी वैल्यू कितनी निकली है, y की वैल्यू हमारी 9 निकली है। तो हैंस फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर क्या निकला हमारा 7 और डिनोमिनेटर क्या निकला 9। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है जी। ये बेटा मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसका लास्ट पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा 5 years hence, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? आपको यहाँ पर कोई जैकोब बंदा है, ठीक है, 5 साल के बाद, हैंस का मतलब होता है लेटर, बाद में, ठीक है। तो 5 साल के बाद जैकोब की एज जो है वो उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। और 5 years ago, 5 साल पहले, आज से 5 साल के बाद तो 3 टाइम्स हो जाएगी, और आज से 5 साल पहले जैकोब्स एज वो 7 टाइम्स, जैकोब की एज जो है दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो बेटा आपको एक चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो एक मिनट रुको। तो बेटा मैं यहाँ पर आपको एक चीज करके बता देती हूँ, हमारी लाइफ कैसे चलती है। हमारा सबसे पहले क्या होता है, अभी जो चल रहा है वो क्या होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट से पहले हमारा आता है पास्ट, और पास्ट प्रेजेंट मतलब हम जो है पास्ट और फ्यूचर के बीच में है, ठीक है, हम यहाँ पर हैं प्रेजेंट में। इससे प्रेजेंट से पहले क्या है पास्ट, और पास्ट के बाद, और प्रेजेंट के बाद क्या है फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट की बात ना होकर पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन पहले हमें एजेस निकालनी, तो हमें प्रेजेंट की एजेस तो पता होनी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैकोब, और यहाँ पर लिख देती हूँ सन, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या चीज बोल रही हूँ। मैं अभी मान लेती हूँ कि इसके पिताजी की एज x ईयर्स है, ठीक है, तो बेटे की एज y ईयर्स है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें एक तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, और एक जो है 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहे। तो 5 साल अब मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी एज, आपकी एज 5 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या करोगे बेटा, अपनी जो अभी की एज है, प्रेजेंट की एज है, उसमें से 5 ईयर को माइनस कर दोगे। और अगर मैं आपको बोलती हूँ आपकी 5 साल के बाद एज कितनी होगी, तो आप कैसे पता लगाओगे, आपकी जो प्रेजेंट की एज है उसमें आप 5 ईयर्स ऐड कर दोगे। लेकिन आपकी प्रेजेंट की एज ही गोना है यहाँ पर, अगर आपको प्रेजेंट की एज ही नहीं पता तो आप कैसे पास्ट की एज और फ्यूचर की एज निकालोगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि प्रेजेंट की एज क्या है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जैकोब और उसके बेटे की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रेजेंट की एज लिख दी, जैकोब की यहाँ पर एज्यूम कर ली x ईयर्स, और उसके सन की एज्यूम कर ली y ईयर्स, ठीक है। देखो बेटा अब यहाँ पर क्या बात करें, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद क्या होगा, इनकी एज में 5 ईयर ऐड भी तो हो जाएंगे ना। आपकी एज अगर सपोज करो अभी 14 ईयर है, 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी, अब क्या करोगे, 14 + 5, अब बोल दोगे 19 ईयर होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर जैकोब की अभी की एज x है और उसके बेटे की एज y है, तो 5 ईयर के बाद इनकी एज कितनी होगी, x + 5 और y + 5। इसी तरीके से 5 साल पहले अगर मैं आपको बोलूँ अभी आपकी एज जो है 15 है, 5 साल के पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करोगे, 15 में से 5 को माइनस करोगे, आप बोलोगे 10 ईयर। इसी तरीके से अगर जैकोब की एज अभी x ईयर है, तो 5 साल पहले कितनी एज होगी, x - 5 ईयर्स, और उसके बेटे की एज अगर अभी y ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, y - 5 ईयर्स। इतनी चीज आपको समझ आ गई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब हम जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकोब की एज है 5 साल के बाद, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जैकोब की एज कितनी है 5 साल के बाद, x + 3। ये जो है इसके बेटे की एज की कितनी है बेटा, 3 टाइम्स है। अब देखो यहाँ पर 5 साल के बाद जैकोब की एज तो ऑलरेडी इसके बेटे की एज से 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हमें 3 किसके आगे लगाना है, हमें इसके
बेटे के एज के आगे 3 लगाना है। क्यों? क्योंकि बेटा 5 साल के बाद इन दोनों की एज में पहले हमें पता लगा कि प्रेजेंट की एज कितनी, बाद इनके फादर और सन की प्रेजेंट की एज के अंदर हमने क्या किया, फ्यूचर की एज, क्योंकि 5-5 साल के बाद 5-5 साल इंक्रीज हो जाएगी, तो 5 ईयर ऐड कर दिया। अब कह रहे हैं 5 ईयर के बाद जो जैकोब की एज है वो उसके बेटे की, उसके सन की एज के 3 टाइम्स होगी। तो अगर ये यानी कि ये जो एज है ना x+5, ये इसके सन की एज के 3 टाइम्स है ऑलरेडी। अब क्योंकि मैं इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ, मुझे इन दोनों साइड को बैलेंस करना है। ठीक है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल कैसे आएगी, ये 3 टाइम्स y+3x5 से x+3y+5 से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर मुझे इनको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, बेटे की एज के आगे 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फादर की एज इसकी 3 टाइम्स ऑलरेडी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर 3 लगा दोगे तो 3 × 3 इसकी एज तो कितने टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आपको किसके आगे लगाना पड़ेगा 3, इसलिए बेटे की एज के। बच्चे क्या करते हैं, फादर की एज के आगे 3 टाइम्स लगाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन पूरे तरीके से गलत हो जाता है। आप इस कंसेप्ट को बेटा समझो कि यहाँ पर ये चीज मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फादर की एज 5 ईयर के बाद बेटे की एज के 3 टाइम्स ऑलरेडी है, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है, तो हमें बेटे की एज के आगे 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों कंडीशंस जो है वो इक्वल हो जाएं। ठीक है, इसी तरीके से 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकोब्स एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ सन। जैकोब की एज 5 ईयर्स पहले कितनी थी, x-5, और उसके सन की कितनी थी, y-5। अभी कह रहे हैं 5 ईयर्स पहले जो जैकोब की एज थी उसके बेटे के सन के 7 टाइम्स थी, यानी इसकी एज के 7 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स ज्यादा है। तो इसको इक्वल करना, 7 किसके आगे लगाना पड़ेगा, बेटे की एज के आगे लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों कंडीशन हमारी इक्वल हो जाए, दोनों हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो बेटा ये जो मैंने आपको इतनी चीजें समझाई हैं, इसको मैं स्टेटमेंट लिखकर फिर आपको क्वेश्चन आगे कराती हूँ। हाँ जी बेटा, जो चीजें मैंने आपको इस शीट के ऊपर समझाई थी वो सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप देख लीजिए। मैंने आपको यही सब बताया था, प्रेजेंट एज को x और y माना था, तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखकर दिखानी पड़ती है बेटा, आपको भी पेपर में लिखकर दिखानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको आपके साथ लिखूंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसे पोस्ट करके लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिख दिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई एस। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, प्रेजेंट एज। उसके बाद 5 ईयर्स हैंस का मतलब होता है लेटर, 5 साल के बाद। एज ऑफ जैकोब मैंने आपको क्या बताई थी, 5 साल के बाद फ्यूचर x+y हो जाएगी, और फादर की कितनी हो जाएगी, y+5। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, एज ऑफ जैकोब x+5 ईयर्स और एज ऑफ सन y+5 ईयर्स। उसी तरीके से यहाँ पर 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकोब की एज क्या होगी, उसमें से 5 डिडक्ट हो जाएगा, और सन की एज में से भी 5 ईयर्स डिडक्ट हो जाएगा। तो वही मैंने आपको लिख कर दिखाया है, एज ऑफ जैकोब x-5 ईयर्स एंड एज ऑफ सन y-5 ईयर्स। अब उसके बाद हम जो मैंने एक कंडीशन बनाई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वही लिख रही हूँ बेटा। यहाँ पर हमें क्या चीज बोली थी, 5 साल के बाद जो जैकोब की एज है, 5 साल के बाद की बात हो रहे हैं, तो 5 साल के बाद वाली कंडीशन ये है। वो कंडीशन क्या थी, x+5 इज इक्वल टू y+5। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो है इन्होंने बोला कि जो जैकोब की एज है वो उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था 3 बेटे की एज के आगे आएगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसी तरीके से अब पहले मैं इसको सोल्व कर, यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ देती हूँ बेटा। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि 5 साल पहले वाली कंडीशन क्या है बेटा, ये x-5। तो यहाँ पर मैंने x-5 इज इक्वल टू y-5 लिखा है। इसमें क्या था, जैकोब की एज जो है उसके बेटे की एज के कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स। ठीक है बेटा, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर x+5 तो x+5 ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 3 जो बाहर की टर्म अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3y से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y बन जाएगा, प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ डायरेक्ट। x इज इक्वल टू क्या होगा, 3y + 15 तो है ही है, और ये यहाँ पर देखो बेटा, ये प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3y एज इट इज रहेगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो 15 बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, 15 में से 5 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। तो इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा इसी तरीके से मैं सेकंड वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, x-5 तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू ये बाहर वाली टर्म अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 7y से मल्टीप्लाई होगा 7y हो जाएगा, माइनस 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो x ये यहाँ पर क्या है, मैं y वाली टर्म को सेपरेट कर लेती हूँ, ये 7y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू
-35 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, वेरिएबल वाले टर्म को सेपरेट कर रही हूँ अनदर न्यूमेरिकल डिजिट से। -35 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 5 है, इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y कितना आ जाएगा बेटा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 35 में से 5 को माइनस करेंगे 30 आएगा, और यहाँ साइन बड़े नंबर का आता है, तो क्योंकि यहाँ पर 35 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी इक्वेशन बन रही थी, लेकिन मुझे एक जगह वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू, अब मैं क्या करूँगी, एक्स की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन सेकेंड इक्वेशन। बेटा इस चीज को मैं पीछे लिखकर पोस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x की जगह क्या पुट करूंगी मैं, x की जगह पुट करूंगी 3y प्लस 10, ठीक है, -7y एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू -30 एज इट इज रहेगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लूंगी, 3y प्लस 10 -7y इज इक्वल्स टू -30। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, y वाले टर्म सोल्व हो सकती है बेटा, ये प्लस का 3y है, माइनस का 7y है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, और y है तो y उतर गया, प्लस 10 इज इक्वल्स टू -30। अब y वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, 4y इधर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू -30 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, -4y क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। ठीक है, 30 और 10 को प्लस किया तो 40 आ गया, और माइनस का साइन आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो y के साथ जो है 4 मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू निकालनी, y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 40 एज इट इज रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 1 4 और एक 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकल गई, 10। अब मैं क्या करूंगी, पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, 3y प्लस 10 थी, इसमें पुट कर दूंगी वैल्यू, तो पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। ठीक है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, प्लस यहाँ पर 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 प्लस 10 कितनी हो गई, 40। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 40 आ गई। तो अब स्टेटमेंट में हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर द प्रेजेंट, हमें क्या बताना था, प्रेजेंट एजेस बतानी थी ना, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी होगी बेटा, इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स, एक्स मानी थी ना तो 40 ईयर्स, एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ सन, वाई मानी थी, वाई की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 10 ईयर्स, यानी कि पिताजी की उसकी प्रेजेंट एज जो है 40 ईयर्स है, और बेटे की एज कितनी है, 10 ईयर्स है। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका इसके साथ ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चे। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इसके एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन विद 6 पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं। और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।